तो खमा-खड़ी दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज का अपन का टॉपिक है 1857 में जो क्रांति हुई हमारे भारत में, उसमें राजस्थान का क्या रोल रहा? यानी कि क्रांति जो पूरी हुई उसमें हर एक राज्य तो पार्ट ले गई, तो राजस्थान भी पीछे नहीं था। राजस्थान भी उसमें पार्ट लिया था। अब राजस्थान ने क्या-क्या किया था इस क्रांति में, वो अपन देखेंगे। अब क्रांति के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले वो समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी है। अब देखो वास्तव में क्रांति होती क्या है? क्रांति केवल लड़ाई से ही होती है या फिर कोई बातचीत भी होती है उसमें क्रांति में? वो सब बातें अपन करेंगे। तो क्रांति को आप एक तरीके से लड़ाई मान सकते हो, लेकिन ये जो अपनी लड़ाई होती है वो समाज के पूरे मिलकर एक नया युग शुरुआत करने के लिए होती है, या मैं कहूँ बदलाव के लिए होती है। अब पुराने ज़माने में युद्ध तो बहुत होते थे लेकिन उन्हें क्रांति नहीं बोला जाता था। क्यों? क्योंकि क्रांति एक ऐसी चीज़ हो गई जो कि परिवर्तन लाती है। भारत में कुछ ऐसी चीजें हुई कि भारत के लोगों को लगा कि हमें परिवर्तन चाहिए। अंग्रेजों के टाइम उन्हें लगा कि हमें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन के बिना अपना कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई। ठीक है। अब राजस्थान में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें परिवर्तन चाहिए था, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहते कोई भी परिवर्तन हो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वो सब अपन 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या रोल रहा? अगर वास्तव में देखें तो राजस्थान की क्रांति की शुरुआत ही मेरठ से ही हुई थी। मेरठ के कुछ लोग आए, उन्होंने राजस्थान में आकर क्रांतिकारी बोल लो या फिर कोई भी ऐसे लोग बोल लो जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, वो आए, उसके बाद उन्होंने भड़काया, फिर उनके साथ मिल गए, उन्होंने ही बाद में शुरुआत की थी। हालांकि हमारे राजस्थान के कुछ लोग थे जिन्होंने भी शुरुआत कर दी थी, लेकिन अगर जो हम बड़ा तौर देखें, यानी कि अगर ऐसा देखें कि ज्यादा प्रभावशाली कौन थे, तो वो बाहर से आने वाले लोग ही प्रभावशाली थे। ठीक है। अब देखो क्रांति हुई थी, यानी एक तरह से लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई तो दो लोगों के बीच होती है। ठीक है। यानी दो पक्षों के बीच होती है। इधर भी अपने दो पक्ष थे। कौन कौन से थे? एक तो अपना भारत और दूसरा ब्रिटेन। यही दो पक्ष होंगे, भारत और ब्रिटेन, यही दो पक्ष थे। ठीक है। अब इन दोनों पक्षों से भी अपन आगे बात करेंगे ताकि हमको आराम से समझ में आए। हम क्रांति को एक युद्ध के तौर पर देखेंगे। हालांकि क्रांति और युद्ध में बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन अपन समझने के लिए क्रांति को एक युद्ध के तौर पर देखेंगे। ठीक है। अब देखो क्रांति किस किस के बीच हुई, युद्ध किस किस के बीच हुई, वैसे क्रांति किसमें और क्यों हुई? तो क्रांति भारत में हुई थी, किस वजह से? ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन के लोग आए, अंग्रेज आए और उन्होंने हम पर अधिकार कर लिया, या फिर अलग अलग पाई लगा दी, कड़ियां लगा दी, वैसे कुछ भी। ठीक है। वैसे आप कुछ भी जोड़ सकते हो। अब देखो दो जगह है, कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध में दो लोग तो मुख्य होते हैं, सेनापति मान लो। ठीक है। तो दो सेनापति आते हैं आमने सामने से, दोनों टीमों से, यानी दोनों पक्षों से सेनापति आते हैं। तो वो सेनापति आए, भारत का सेनापति उस समय किसको मानते हैं? तो बहादुर शाह जफर को। ठीक है। बहादुर शाह जफर क्यों मान रहे हैं अपन बहादुर शाह जफर को? क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बहादुर जफर को उठाएंगे, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो राज किया था उन्होंने, और उनकी जो सत्ता थी वो उन लोगों को लगा कि वो सत्ता ठीक थी। बाकी क्योंकि जितने भी थे वो उतने प्रभावशाली उनको नहीं लगे, उन्हें लगा कि हाँ ये आदमी है, ये अपना नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए उसको घर से उठा लिया, मतलब उसके घर गए, यानी बहादुर शाह जफर के महल में गए, उसके बाद उसे वहां से उसे नेता बना लिया अपना। ठीक है। अब ब्रिटेन का कौन था? ब्रिटेन पूरा खुद नहीं आती, यानी ब्रिटेन कोई राजा रानी खुद नहीं यहाँ पे राज नहीं करते थे, उनका कोई एक सेनापति आ जाता था, ऐसा मान लो। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी सेनापति कौन था? तो वो जनरल था। कौन सा? उसका नाम था कैनिंग। ठीक है। कैनिंग नाम था, कैनिंग नाम का वो आदमी था। अब कैनिंग कौन था? कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। किस टाइम का? तो 1857 का, इसी समय का भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है। अब दोनों पक्षों के बीच हुई ये जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें दोनों पक्ष ये इंपॉर्टेंट थे। अब देखो बहादुर शाह जफर था, इसको जनता ने अपना प्रतिनिधि खुद चुना था, यानी जनता ने खुद बोला था कि हाँ
हमें ये नेता चाहिए अभी इस युद्ध के लिए। यानी 1857 की क्रांति है, ये अपना नेता बनेगा। हालाँकि अलग-अलग टुकड़ियाँ भी थी, अलग-अलग टुकड़ियाँ भी, छोटे-छोटे भाग भी थे, जिनके अलग-अलग राजा थे। या कहूँ तो अलग-अलग नेता थे। जैसे कि युद्ध होता है, तो युद्ध कोई एक देश के बीच, यानी कि पुराने ज़माने में जो अलग-अलग युद्ध हुए हैं, उसमें कोई 2 राजा ही थोड़ी भिड़ते थे, या फिर 2 सेनापति थोड़ी भिड़ते थे। वो राजा अपने आस-पड़ोस वाले जितने भी होते थे राज्य वगैरह, उनसे भी हेल्प माँगता था। उनसे भी सेना आती थी, उन सेना के भी सेनापति थे। हालाँकि वो काम उसी के अंडर कर रहे थे, लेकिन वो सेना के भी सेनापति कह रहा था कि अलग-अलग, जो ऐसा तो नहीं है कि एक ही ध्वजा, यानी एक ही कोई राज्य लड़ेगा। वो अपने आस-पड़ोस वाले को बुलाएगा और उसके साथ जाकर वो युद्ध करेगा, ठीक है? तो वैसे ही बहादुर शाह ज़फ़र केवल अकेला नहीं था जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था या फिर भारत की जो क्रांति थी उसमें भाग लिया था। अलग-अलग लोग थे, ठीक है? यानी कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के ध्वज के नीचे भी लड़ रहे थे, यानी कि उसके साथ भी लड़ रहे थे, उसके सपोर्ट में, और अलग से भी लड़ रहे थे वो अपने-अपने इलाके में, ठीक है? अब देखो, बहादुर शाह ज़फ़र और कैनिंग 2 आगे। अब बहादुर शाह ज़फ़र खुद थोड़ी युद्ध लड़ेगा, वो अकेला खुद थोड़ी जाएगा, वो तो थोड़ा ऐसा मान सकते हैं, थोड़ी उसकी उम्र भी थी, तो वो खुद थोड़ी लड़ेगा। उसके कोई होंगे वो जो लड़ेंगे उसकी तरफ से, ठीक है? यानी कि उसको केवल नेता बनाए, यानी ये जो बोलेगा वो अपन को करना है, उसको नेता बनाए, लेकिन ये थोड़ी कि उसी को अपन आगे लड़ने के लिए भेज देंगे। तो इन्हीं के लिए कौन थे? क्रांतिकारी थे ज़्यादातर। क्रांतिकारी या फिर वो लोग जो कि अ लॉर्ड कैनिंग की या फिर उनकी सत्ता की अ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोग थे वो ज़्यादातर बहादुर शाह ज़फ़र के सपोर्ट में थे। अब कैनिंग था, कैनिंग को पूरी जितनी भी थी अपनी अंग्रेज़ों की सत्ता, वो सारी उसी के पास थी, भारत में। अब देखो, भारत में कुछ ऐसी कंडीशन आई ना, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ इनकी वजह से आ गई, अंग्रेज़ों की वजह से, जिस वजह से भारत के जो खुद के लोग थे, खुद भारत के लोग थे, वो भी अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए ताकि वो इनकम कर सकें, यानी कमा सके कुछ। ठीक है? वो भी भर्ती हो गए, यानी भारत के लोग भी कुछ थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ है। साथ नहीं मान सकते, वो उनके साथ काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे उनके नीचे, तो वो भी लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ से ही लड़ेंगे, उन्हीं के सपोर्ट में लड़ेंगे वो सब, ठीक? अब देखो, कैनिंग जो था वो अकेला पूरा राज नहीं कर सकता। यानी कि पूरे भारत पर ये अकेला ध्यान नहीं रख सकता। वो ये नहीं देख सकता किस जगह राजनीति हुई है, किस जगह लड़ाई हुई है, किस जगह दंगे हुए हैं, वो सब ये अकेला नहीं देख सकता। ठीक है? इसीलिए इसने 2 चीज़ों का, यानी 2 लोगों 2 पदों का निर्धारण किया। हर एक सत्ता सल्तनत के लिए या फिर सत्ता के लिए 2 पदों का निर्धारण किया। ठीक है? पहला पीए बोलते हैं उसको। ये पर्सनल असिस्टेंट वाला पीए नहीं है, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र है। यानी प्रशासनिक जो कोष, हाँ, प्रशासनिक एजेंट है ये, ठीक है? पीए प्रशासनिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ये वो बंदा है। और दूसरी सत्ता वो कौन-सी थी? एजेंट ऑफ द गवर्नर, एजीजी, गवर्नर का एजेंट, ठीक है? ये 2 सत्ता थी। अब ये दोनों पूरा सँभालेंगे उसको, यानी कि एक जो राज्य है या फिर एक सत्ता है, उसको ये दोनों सँभालेंगे। ये जो बंदा है एजीजी, या फिर ये जो बंदा है, वो कर वगैरह, कर कोई टैक्स कितना लेना है, कितना दे रहे हैं, वो सब, ये सब दोनों देखते हैं। ठीक है? ये तो हो गई अपनी ऊपर वाली बातें सारी। अब कोई तो वजह हुई होगी ना जिस वजह से लड़ाई हुई। लड़ाई की मेन वजह क्या है? 1857 की क्रांति की मेन वजह क्या है? हालाँकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेन वजह जो थी वो कारतूस थी, बंदूकें थी। पहला ब्राउन बेस थी, उसके बाद कौन-सी आ गई? वो दूसरी वाली जिसे दाँतों से वो खोलना पड़ता था, यानी चलाने के लिए, और वो उसमें बोला गया था कि वो सूअर और गाय की वो चर्बी थी, ये अफ़वाह फैला दी थी या फिर वास्तविकता थी, ये कुछ अभी बता नहीं सकते। लेकिन वो थी, उसकी वजह से, हाँ, वो मेन कारण है, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और भारतीयों के खिलाफ, यानी उन क्रांतिकारियों के बीच लड़ाई हुई, बहुत सारी वजह थी। उस वजह के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, युद्ध है ना, युद्ध से पहले उसकी वजह जानी जाती है। हमने जान लिया कि युद्ध किसके दोनों के बीच हुआ, यानी क्रांति किन 2 पक्षों के बीच हुई, तो एक हुई भारत के बीच और ब्रिटेन के बीच। भारत का कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र, जो कप्तान मान सकते हो। उसका कैनिंग था। कैनिंग था गवर्नर जनरल उस टाइम का, भारत का। अब कैनिंग से पहले एक आदमी था, डलहौज़ी। ठीक है? थोड़ा पहले था डलहौज़ी। अब जो डलहौज़ी था, उसने पूरी ऐसा मान सकते हैं क्रांति की स्थिति बना दी थी। जितना भी
क्रांति का मेन मैं ऐसे मानूँ ना कि उसकी वजह से क्रांति होने की सबसे ज़्यादा संभावना बनी, तो वो था डलहौज़ी। डलहौज़ी गवर्नर जनरल था, यानी ब्रिटेन का था। उसने ऐसी-ऐसी नीतियाँ चली, अलग-अलग नीतियाँ चलाई कि वो हर एक राज्य को हड़प लेता। हड़प नीति बोल रहे हैं उसको, तो सही रहेगा ज़्यादा। वो हर एक राज्य को हड़प लेता। अलग-अलग राज्यों को उसने हड़प लिया, उनके कर बढ़ा दिए, उन लोगों को थोड़ा यातनाएँ दी, तो उस वजह से वो क्रांति की स्थिति पैदा हुई। मेरे हिसाब से ज़्यादातर वही कारण रहा होगा। अब अपन कारण की बात कर लेते हैं, क्या थे कारण मेन मोटिव? कारण? अब ध्यान से देखो अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, यानी राजस्थान में क्या कारण हुए थे वास्तविकता में। अपन ये नहीं देखेंगे कि भारत में क्या कारण थे, अपन देखेंगे राजस्थान में क्या कारण थे। तो राजस्थान में कारण अंग्रेजों को पहले अगर अंग्रेज आएँगे तभी तो वो सारे युद्ध वगैरह करेंगे, यानी कि वो अपनी नीतियाँ चलाएँगे। तो अंग्रेज आए नहीं थे, उन्हें बुलाया गया था। यानी कि अगर मैं वैसे तो आ गए थे, लेकिन उन्हें बुलाया गया था, ठीक है? अब देखो, आपको पता होगा कि अंग्रेज आए, उसके बाद जो सुल्तान थे यानी कि मुस्लिम सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ने लगी धीरे-धीरे। या कहूँ तो उनका कोई वर्चस्व ज़्यादा था नहीं। तो राजस्थान के जो लोग थे, ठीक है? जो राजस्थान के लोग थे, वो वहाँ पे लूट-मार चलने लगी, ठीक है? पिंडारी थे और कुछ सामंत थे। उन लोगों ने लूट-पाट मचानी चालू कर दी, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला है नहीं। राजा है तो राजा कमज़ोर है, राजा की स्थिति कमज़ोर है। उस समय राजा की स्थिति कमज़ोर ही थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। अब इसीलिए जो राजस्थान के पिंडारी और सामंत थे, उन्होंने क्या किया वहाँ पे राजस्थान में लूट-मार चालू कर दी। राजा के पास ज़्यादा अधिकार थे नहीं, राजा कुछ सक्षम थे नहीं, तो वो क्या करते? उन्होंने क्या किया संधियाँ करनी चालू कर दी, किससे? अंग्रेज़ों से, संधि की अंग्रेज़ों से, ताकि वो क्या करे? उनके राज्य को बचाए, उनको सेफ्टी दे, सुरक्षा प्रदान करे। ये सभी कारण थे। अब सुरक्षा वो देंगे, तभी वो सुरक्षित हो पाएँगे, ठीक है? अब सबसे पहले शुरुआत इसकी किसने की? सुरक्षा माँगने की यानी संधि करने की, तो वो था भरतपुर, ठीक है? भरतपुर ने कब की थी संधि? तो भरतपुर ने की थी 28 नवंबर 1803 में, ठीक है? भरतपुर ने 28 नवंबर 1803 को ये बोल दिया था कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारी स्थिति कमज़ोर है, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को बोला कि आप आओ, हमें सेफ्टी दो, सुरक्षा दो, अपन आपको टैक्स देंगे। यानी कि जो आप हमारी सुरक्षा करोगे उसका पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे आपको। ये किसने बोला? भरतपुर के राजा ने। अंग्रेज भरतपुर आए, धीरे-धीरे उन्होंने अपना वर्चस्व वहाँ पर बढ़ाया, धीरे-धीरे और भी ज़्यादा कर दिया। अब देखो, मेन कारण क्या था अगर मैं बताऊँ तो राजा चाहे कैसा भी हो, उसकी रिस्पेक्ट होती है प्रजा के सामने। होती है रिस्पेक्ट अपनी उस राजा की, चाहे राजा कैसा भी हो, थोड़ी बहुत एक आदमी के मन में तो रिस्पेक्ट होती होगी उस राजा के बारे में। उसको काम चाहे उसने कुछ नहीं किया हो, लेकिन रिस्पेक्ट होती है कि अपना राजा है ऐसा करके, ठीक है? अब देखो भरतपुर जो आए थे बाहरी सैनिक, वो पहले किस लिए आए थे? वो इसीलिए आए थे कि सुरक्षा कर सके किन लोगों की? जो उसकी सल्तनत की भरतपुर है, भरतपुर की जो जनता है उसकी सुरक्षा कर सके, इसीलिए आए थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, वो भरतपुर के मैटर में टांग अड़ाने लगे। यानी कि जो इंटरनल मैटर था भरतपुर का, उसमें वो घुसने लगे। वो ऐसे बोल देते कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसका कर इतना कैसे, इसका ऐसा क्यों है? ये ऐसे छोटे-छोटे मैटर में टांग अड़ाने लग गए, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भरतपुर की इनकम होती थी, यानी जो राजा टैक्स लेता था अपनी जनता से, वो बोल रहा है कि अंग्रेजों ने उसका टैक्स खुद लेना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का कहना है कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब यही होगा कि हम आपको सुरक्षा के बदले कुछ भी ले सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि अपनी जो सल्तनत है यानी मेरी जो सेना है, उसके भरण-पोषण के लिए अपन को पैसे चाहिए, यानी हमें पैसे चाहिए। इसीलिए वो जो टैक्स होता है उससे आधे से ज़्यादा टैक्स अपने पास रख लेते हैं। ताकि वो अपनी सेना का भरण-पोषण कर सके। इस वजह से राजा के पास बहुत कम पैसे बचते। राजा अपना जो काम होता है उसमें से पैसे धीरे-धीरे और कम करने लगा। ठीक है? अब ऐसे ही धीरे-धीरे उस जगह की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा दयनीय होने लगी। अब भरतपुर तो सेफ हो गया लेकिन जो बाकी राजस्थान था वो सेफ नहीं था ज़्यादा।
नहीं था क्यों? क्योंकि जो अभी भी बाकी लोग थे, वो आते, लूट-पाट करते और वापस चले जाते। अब इसीलिए फिर दूसरी बार जो संधि की थी अंग्रेजों के साथ, वो की थी 11 नवंबर 1823 में सिरोही ने, ठीक है? सिरोही के राजा ने बोला कि अब भाई हमसे नहीं होगा, अब हम और भी ज़्यादा लूट-पाट सहन नहीं कर सकते इनके द्वारा, इसीलिए हमें भी सुरक्षा चाहिए अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज ने वही सारी सिरोही के साथ भी शुरू कर दिया, वो सब चीज़ें। अब देखो, अंग्रेज आए, अंग्रेज ने बोला कि भरतपुर अपना है, हालाँकि राजस्थान में भी कई जगह थे, बहुत ज़्यादा जगह अंग्रेज थे, उनकी सल्तनत भी थी, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं था क्योंकि वो जो राजा थे उन्होंने उनके साथ संधियाँ नहीं की थी। शुरुआत भरतपुर ने की थी, अब अंग्रेजों को ये लगा कि हाँ, लोग संधियाँ करेंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा एक बेस बना ले अपना, जिससे अपन राजस्थान में ही रह जाए। राजस्थान में अपना एक बेस होना चाहिए। तो क्या 1818 में उन्होंने एक बेस बनाया, उसको अपन नसीराबाद छावनी कहते हैं, ठीक है? ठीक है, नसीराबाद छावनी। कब बनी नसीराबाद छावनी? तो 1818 में बन गई। अब इसको बनाया किसने? तो ओक्टर वोली नाम का एक अधिकारी था, ठीक है? ओक्टर वोली, ओक्टर वोली था, ओक्टर वोली ने बनाई। ओक्टर वोली ने यही नाम क्यों रखा, नसीराबादी क्यों रखा? क्योंकि इसका एक निक नेम था या फिर कहूँ तो एक टाइटल नेम था, उस वो था नसीरुद्दौला। ठीक है, नसीरुद्दौला इसका टाइटल नेम था, तो इसीलिए उसने 1818 में जो छावनी बने उसका नाम नसीराबाद रख दिया। अब छावनी होती क्या है वास्तव में? तो छावनी एक ऐसा एरिया होता है या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेस होता है या कहूँ कि अंग्रेजों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उस राज्य में, उस एरिया में। हेडक्वार्टर मान सकते हो आप एक तरीके से अंग्रेजों का, उसको अपन छावनी बोलते हैं। तो एक छावनी कहाँ थी? नसीराबाद छावनी थी एक, नसीराबाद छावनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने नसीराबाद छावनी बना ली ताकि वो और भी ज्यादा वर्चस्व कायम कर सके अपना राजस्थान में, ठीक है? अब जो सिरोही ने वर्चस्व मतलब सिरोही ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, उसके बाद बाकी जो उतने भी जिले थे या फिर सल्तनतें थी, रियासतें थी, उन्होंने भी धीरे-धीरे ये कहना चालू कर दिया कि हमें भी सुरक्षा चाहिए। यानी कि हमें भी क्या संधियाँ करनी है आपके साथ। तो अंग्रेजों के साथ धीरे-धीरे भारत के यानी राजस्थान के अन्य रियासतों में भी संधियाँ करनी चालू कर दी और उसके बाद राजस्थान में वर्चस्व बढ़ गया अंग्रेजों का। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 1818 की बात कर ली। क्या हुआ था 1818 में? तो नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ओक्टरवली ने की थी। क्यों की थी? ताकि वो अपना वर्चस्व और भी ज़्यादा कायम कर सके राजस्थान में, इसीलिए उन्होंने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो छावनियाँ कोई एक तो होगी नहीं, एक छावनी से तो काम नहीं चलेगा, वो अलग-अलग छावनियाँ बनाएँगे और ऐसा भी है नहीं कि जो जनता है वो इतनी देर से उमड़ रही है यानी कितने कर रही है अपनी अंदर ही अंदर घुट रही है और वो एकदम से हमला कर दे, कोई वजह तो होगी, कोई कारण तो होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। उसमें दूसरा था डलहौजी का जो नियम था, डलहौजी ने अलग-अलग सल्तनतें हड़प ली, अलग-अलग रियासतें हड़प ली थी, वो भी एक कारण है। ठीक है? अलग-अलग रियासतें हड़पने का कारण। बट अगर हम रियल में देखें तो क्रांति की किसने थी? राजा ने की थी क्रांति? नहीं, राजा ने तो नहीं की थी। उन लोगों ने की थी जिनके साथ अन्याय हुआ था, यानी कि वो जो सेना में पहले से भर्ती थे, जिनके पास पहले से हथियार थे, उन लोगों ने की थी या फिर वो लोग जो क्रांतिकारी थे, यानी कि गलत उन लोगों के साथ हुआ है, तभी उन्होंने क्रांति की है। तो अपन डिटेल में उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि उन लोगों को क्यों ऐसा करना पड़ा कि वो क्रांति की नौबत आ जाए। तो मान लो कि भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? तो आप बोलोगे किसान है। किसान है। अब देखो, जो किसान है जिसके पास खुद की ज़मीन है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया या फिर ऐसा बोल दिया कि आप भू-स्वामी की यानी भूमि का कर दोगे और उसका टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया। इस वजह से किसान जो थे वो सही तरीके से रह नहीं पा रहे थे। उसके अलावा भी अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स कर दिए। वो सेफ्टी टैक्स या फिर जो फसल हुई है उससे आधी फसल हम लेंगे, आधी ज़्यादा जगह पे नील की खेती होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें किसानों पर कर दी। अब उस वजह से किसान का हाल थोड़ा
मान सकते हो आप ऐसे, ठीक है? तो जो किसान थे, उनके पास क्या ऑप्शन बचा? किसान के पास ऑप्शन बचा कि अब हमारे पास ज़्यादातर रास्ता यही है कि अपन सेना में भर्ती हो जाएँ। ज़्यादातर किसान यही सोच रहे थे, क्योंकि अगर हम सेना में भर्ती हो गए, तो हमारे पास पैसे होंगे यानी अपन जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए वो भर्ती हो गए किसमें? सेना में। उस समय सेना किसकी थी? तो अंग्रेज़ों की थी। वो अंग्रेज़ों के पास भर्ती हो गए। दूसरे कौन से लोग थे जो भारत में थे? वो शिल्प कला वाले थे, यानी हाथों से जो बर्तन बनाते, हाथों से जो चीज़ें बनाते। अब अंग्रेज़ आ गए, अपने साथ अंग्रेज़ी वस्तुएँ ले यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए जो कि भारतीयों की चीज़ों को टक्कर दे सकती है और वो मशीन से बनती है, ना कि हाथों से। तो इसीलिए जो शिल्पकार थे, उनके पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें भी सेना में भर्ती होना पड़ा, ठीक है? ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे कर भी लगा दिए और सबसे मेन कारण था वो था राज्यों के ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका दबदबा बढ़ना।